वहीं से उठाया है। सेक्शन सबसेक्शन इफ यू रिमेम्बर, आप में से मैंने किसी से रीड आउट भी करवाया था। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 आप लोग जैसे वो जो भी रीड कर रहे थे वो सबसेक्शन को मिस कर रहे थे, वहीं से सारा कुछ उठाया है। कोई भी बाहर से नहीं है कुछ भी। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ ताकि आप जब इसको अपनी बुक से लर्न करोगे, इसको दोबारा से पढ़ोगे, तो आपको ये ना लगे कि हमने उसको कहीं और से देखा या वो कुछ और मैटर है, ये कुछ और है। जस्ट एक आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको बुक की जो ड्राइनेस है उधर से हटा के आपको एक पीपीटी फॉर्म में वो सारी चीजें दिखाई, एक कलरफुल ढंग से। ठीक है जी। और जिसमें ये देखो हमने ये सारा किया था, कंडीशन एज टू टाइटल, एज टू डिस्क्रिप्शन। इसमें मैंने साथ ही साथ आपको ना क्लिपिंग्स दिखाई थी। वो इसलिए था कि आपको जो कंसेप्ट है, जब भी आप कभी जैसे ये देखो कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको याद आएगा कि मैम ने आपको एक बोर्नविटा वाली क्लिपिंग दिखाई थी। ठीक है। और उसकी कुछ डिस्कशन हुई थी। ठीक है जी। तो आज हम बेटे यहाँ से करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से पहले बताऊंगी, फिर आपको आपकी जो बुक है, स्टडी मटेरियल है, मैं वहां से भी आपको शो करूंगी, वहां पे ये किस तरीके से दिया हुआ है, हम वहां से भी रीड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर जो है, इसमें इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, लेट द बायर बीवियर, है ना। तो it lays down that it is a duty of the buyer to satisfy himself before purchasing the article that the article which he buys is the one he wants. So इसका मतलब है कि लेने वाले को, खरीदार को पता होना चाहिए, इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जो आर्टिकल जो वो खरीद रहा है वो वही है जो वो लेने के लिए आया है। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब इसमें देखो, इट स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, देयर इज नो implied warranty or condition as to the quality of fitness for any particular purpose of the goods supplied under the contract of sale। मतलब कोई भी जो है, किसी भी तरह का जो लॉ चल रहा है उसमें इन्होंने बोला है कि क्वालिटी ऑफ फिटनेस को लेके वो कोई भी तरह की कोई भी कंडीशन या वारंटी इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। ये वही बात है जो हमने कल भी डिस्कस करी थी यहाँ पे, कि जो क्वालिटी और फिटनेस की जो बात है ना, वो उसमें इनहेरेंट मान के चली जाती है। पर उसमें भी अगर बायर उसको सिलेक्ट कर लेता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो अगर उसको बाद में लगता है कि वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो सेलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि सेलर तो जस्ट उस प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहा है, उसको बाय एंड सेल की ट्रांजेक्शन में लेके चल रहा है, वो उसको बना नहीं रहा है। ठीक है। तो ये है। इसमें ना मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए आपको इसमें क्लिपिंग भी दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, फिर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। ड्रेसेस तो अच्छी हैं। भैया ये वाला पैक कर दो। जी मैडम, पैक करता हूँ। अरे इसकी बनावट तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और यहाँ से तो फटा हुआ है। अरे भैया ये आपने मुझे कैसी ड्रेस दे दी है, बनावट भी ठीक नहीं लग रही है, और यहाँ से देखो ना, फटी हुई है। मैडम जी, ये तो आपको खरीदने के टाइम पे चेक करना चाहिए था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये डिफेक्ट पहले से था, क्या पता आपसे ही फटा हो। मैं ये वापस नहीं ले सकता। क्या लगता है आपको, इनमें से कौन गलत है, शॉपकीपर या कस्टमर? ऐसे केसेस जहां पर कस्टमर को गुड्स चेक करके खरीदने की सहूलियत या अपॉर्चुनिटी दी जाती है और कस्टमर बिना चेक किए उन चीज़ों को खरीद लेता है, तो उन केसेस में कस्टमर ही उन डिफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। कोई सेलर थोड़ी ना अपने गुड्स के डिफेक्ट के बारे में बायर को बताएगा। बायर मस्ट चेक द गुड्स बिफोर बाइंग, बायर बीवेयर। यही तो है द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। ऐसे ही और हाँ जी स्टूडेंट्स, वॉच किया आपने क्लिपिंग? यस सर। यस हाँ जी, क्या समझे, क्या पता चला, क्या पता चला इसमें बेटा? ऐसा आपके साथ भी हुआ है कभी कि आप शॉप पे गए, सामान खरीदा और बेध्यानी में खरीद के ले आए, उसमें कुछ डिफेक्ट था और घर आके उसको नोटिस किया, तो जब बाद में शॉप पे गए उसको लेके, तो उन्होंने यही कई बार बोलते हैं ना, क्या पता आपने आपके पास घर से ही ऐसा हो गया हो, ऐसे बोलते हैं ना सेलर। यस मैम। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो फिर उस केस में वो ये कहते हैं कि अब हम वापस नहीं लेंगे, है ना। तो फिर आपको वो सामान जो है, जो भी आपने कुछ खरीदा होता है, वो आपको वापस लेके ऐसे ही आना पड़ता है। ना तो कुछ पैसों की एडजस्टमेंट होती है, ना किसी तरह से वो जो प्रोडक्ट है
वो वापस होता है, ऐसे ही होता है ना। Yes. तो ये किस वजह से होता है, इसको बोलते हैं कि जो वो कहता है, वो कहना तो उसको नहीं पता ना टेक्निकली इसको कहा क्या जाता है, उसका मतलब है वो ये कह रहा है कि लेट द बायर बीवियर, लेट द बायर बीवियर, ठीक है, जो खरीदार है उसको सावधान होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है लेट द बायर बीवियर, इसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्पटर, ठीक है जी। अब इसमें Yes, आगे ma'am. हमारे माइंड में ये भी आता है कि कैविएट एम्पटर जो है, अगर हम ये मान के चलें कि हर बार क्या हर चीज के लिए बायर जो है वो बीवियर रहेगा, अब इसमें इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहले ना हम आपकी ही बुक से इसको थोड़ा सा इधर से देखते हैं। देखो ये आपकी बुक का एज इट इज जो है रिटर्न मैंने वहीं से लिया है। ये देखो बेटे, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, द टर्म कैविएट एम्पटर इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस लेट बायर बी अवेयर। दिस प्रिंसिपल अंडरलाइंस द कंसेप्ट that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality required by him। मतलब ये बायर को ही होना चाहिए कि जो मैं खरीद रहा हूँ, जो खरीदने आया हूँ, अगर मैं आ ही गया हूँ तो फिर मेरे लिए अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामान खरीदा जा रहा है उसकी जो क्वालिटी वही है जो उसके माइंड में इंटेंशन थी कि उसने उस ब्रांड का या उस क्वालिटी का लेना है। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स and implies that the seller is under no obligation to point out the defects in his own goods। अब देखो कोई भी जो सेलर है वो कभी भी अपने गुड्स के बारे में उसका अगर कोई डिफेक्ट होगा भी ना, तो वो अपने आप थोड़ी, उसका तो काम तो अपने आप, वो तो अपना काम ही बंद कर लेगा अगर वो अपने गुड्स के डिफेक्ट खुद ही बोलने शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो कभी भी अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स को जो है वो शोकेस नहीं करेगा, वो छुपाएगा, इनफैक्ट कंसील करेगा। इसमें होता क्या, फिर बायर को केयर करनी पड़ेगी जब वो गुड्स परचेज करने लगा है कि वो कहीं पे कोई रॉन्ग सिलेक्शन ना कर दे, ठीक है। देखो, द बायर मस्ट टेक केयर व्हाइल परचेजिंग द गुड्स एंड इफ ही मेक्स अ रॉन्ग सिलेक्शन ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व द पर्पस, ठीक है। अगर उसने ड्यू केयर नहीं की तो उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें सेलर कुछ नहीं करेगा। अब इसमें इन्होंने आगे बता दिया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर बता देने से ये मतलब नहीं है कि बायर के ऊपर इस हमेशा हर बार बायर ही गलत होगा, तो उसमें भी कुछ बात है जो आपको ध्यान देंगे। However, the doctrine of caveat emptor does not mean that the buyer must take a chance. It only means he must take care, ठीक है। However, this rule is not without any exception. With the passage of time, this doctrine has been considered to be too unreasonable to the buyers. Hence, the law in section 16 recognized certain exceptions to the rule. अब इसमें कुछ इसमें ना exceptions दी हुई हैं कि इस रूल के लिए ये रूल किन हालातों में और किन सिचुएशंस में जो है वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि कौन सी ऐसे चांसेस होंगे जहां पे कि कुछ ऐसा हुआ कि ट्रांजैक्शन के बाद कुछ बायर को नजर आया या कुछ उसको लगा भी गलत हो गया उसके साथ, तो वहां पर ये कहकर जो सेलर है वो छूट सकता है कि आपको पहले जो है वो ध्यान रखना चाहिए था, इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब वहां पे सेलर को किन किन हालातों में आंसरेबल किया जा सकता है वो ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। इसमें देखो बेटे, फर्स्ट पॉइंट है वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच द गुड्स आर रिक्वायर्ड एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर and the goods are of description which it is the course of the seller's business to supply. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. तो यहाँ पे जो सेलर है उसके ऊपर कैविएट एम्पटर वाली जो है वो लॉ नहीं लगेगा। अगर जहाँ पे बायर ने सेलर के ऊपर ही छोड़ दिया, उस पे भरोसा कर दिया और सेलर उस बिजनेस उस प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहा है, तो वहां पे सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो गुड्स दे रहा है वो मैच करें बायर की रिक्वायरमेंट के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको ना एक क्लिपिंग और दिखाती हूँ, आपको इसे और भी क्लियर हो जाएगा, तो वो देखते हैं। लॉ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर व्हिच मींस लेट द बायर बीवेयर। बायर को कुछ खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और सुटेबिलिटी चेक करनी चाहिए। बायर अपने रॉन्ग या बैड सिलेक्शन के लिए सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। इस डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शंस है जहां पर बायर नहीं सेलर लायबल होगा। भैया ये फ्रिज कितने का है? 90,000 मैम। हाँ मुझे पसंद है, ये वाला फ्रिज दे दो।
Several days later. अरे सेल्समैन, कल मैंने तुम्हारे यहाँ से फ्रिज खरीदा था, उसमें तो आइस जमती ही नहीं है। अरे मैडम, आपको बताना चाहिए था ना कि आपको फ्रिज आइस जमाने के लिए चाहिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बायर बीवेयर। ठहरो, इस केस में कैवियर टेम्पटर यानी बायर बीवेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जब गुड्स का एक ही पर्पस होता है तो उस केस में बायर को अपना पर्पस सेलर को बताने की जरूरत नहीं होती है। क्या आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ है जहां पर आपने सेलर को अपना पर्पस बताया था लेकिन उसने गलत गुड्स दे दिए और फिर वापस लेने से मना कर रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। लॉ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर। हाँ जी, समझ आया बेटे? Yes, ma'am. क्या पता चला इसमें आपको? ये देखो यहाँ पे जो मैंने स्लाइड पे भी ये ना इसको दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच द गुड्स आर रिक्वायर्ड सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट। जहाँ पे बायर जो है वो फ्रिज खरीदने के लिए आया तो वो तो पता ही है, अब फ्रिज में बर्फ नहीं होगी तो फिर फ्रिज काहे का, वो तो फिर अलमारी होगी ना, है ना। तो उसने अगर बताया है कि उसने फ्रिज खरीदना है और अगर बाद में सेलर बोले कि मुझे क्या पता कि आपको फ्रिज में आइस जमाने के लिए फ्रिज चाहिए था, तो ये तो बात एक एक सेलर का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया ना। यहाँ पे वो ये तो नहीं कह सकता कि बायर को पहले जो है वो केयर करनी चाहिए थी, उसको फ्रिज जो है वो सिलेक्ट करते वक्त ध्यान देना चाहिए था। आपको समझ आ गया ये पॉइंट? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है implied condition as to sellability where the goods are bought by description from the seller in goods of that description। मतलब अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से खरीदे जा रहे हैं बाय, आपने जैसे कल हमने वो ग्रेप्स वाली भी वीडियो देखी थी, है ना, तो जब उसमें डिस्क्राइब कर दिया गया भी ऐसे होने चाहिए तो सेलर बाउंड हो जाता है कि जो गुड्स हैं वो उस डिस्क्रिप्शन को जो है मैच करने वाले उसमें सप्लाई करने हैं। अगर गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर जो है वो लागू नहीं होगी और सेलर ही लायबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशंस एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ फूड स्टेप्स एंड अदर गुड्स मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये भी हमने कल कवर किया था कि जो गुड्स हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू और जो भी है वो अगर जिस चीज के लिए खरीदे गए हैं तो वो उसमें जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट था व्हेन द सेलर कमिट्स फ्रॉड। अगर कोई सेलर जानबूझकर ही हेरा फेरी कर रहा है तो इसका मतलब है वो जो चीज है वो बायर को बाउंड नहीं करेगी, वो सेलर को ही बाउंड करेगी। और लास्ट है बेटे व्हेन देयर इज यूसेज ऑफ ट्रेड। अब इसका मतलब है जो ट्रेड जो चल रही है, जो कस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसा चलना चाहिए, जो उस चीज की जो यूज है वैसी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई ऊपर नीचे नजर आता है तो इसका मतलब है कि उसमें भी सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मैं यहाँ पे ना मतलब ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपरेंटली वहां पे आप कह सकते हो कि बायर केयर करे, वो देखे खरीदते वक्त कि ये चीज जो खराब तो नहीं थी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लिपिंग में देखा कि कपड़ा खरीदा गया, क्लॉथ ड्रेस, और घर जाके देखा कि उसमें तो वो खराब था, लेकिन वो चीज तो वहां पहले भी नजर आ रही थी, वो विजिबल डिफेक्ट था, है ना। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कई बार हम लोग जो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो यूज करने के बाद उसमें कुछ रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाती है, तो वो जो है उस केस में बायर जो है वो बाउंड नहीं होगा, उस केस में सेलर ही आंसरेबल रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक और क्लिपिंग दिखाती हूँ। कौन सा टॉप खरीदूं? हाँ, ये अच्छा है। अरे मम्मा, मेरा वो न्यू व्हाइट टॉप वॉश होके आ गया क्या? बेटा वो तो वॉश करने पे श्रिंक हो गया। ये डिफेक्ट्स जो गुड्स देखने पे नहीं पर यूज करने पे पता चलते हैं उन्हें बोलते हैं लेटेंट या हिडन डिफेक्ट्स। इन लेटेंट डिफेक्ट्स के लिए सेलर लायबल होता है। इसका मतलब बायर अपने पूरे पैसे वापस ले सकता है। अच्छा एक बात बताओ, विजिबल डिफेक्ट्स जो गुड्स एग्जामिन करने पर पता चल जाते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर या बायर? आपका आंसर मुझे कॉमेंट। हाँ जी बेटा, आपको ये समझ आया जो हमने अभी इसकी लास्ट एक्सेप्शन करी है? व्हेन देयर इज अ यूसेज ऑफ ट्रेड, यूज करने के बाद जब कोई आइटम हमारे को जो है पता चलता है कि उसमें कुछ दिक्कत आ गई है तो वहां पे उस केस में आंसरेबिलिटी किसकी होगी? Seller की। सेलर की होगी। वेरी गुड। और अगर हमारे को वो विजिबल डिफेक्ट पहले नजर आ जाता है
खरीदते वक्त कि यहाँ पर तो कोई दाग लगा है या कट लगा है या कुछ भी, या डिजाइन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में किसकी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो विजिबल डिफेक्ट है उसके, जब खरीदने लगे और आपको नजर आ रहा है बायर को कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो किसकी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो फिर भी ले रहा है? हाँ जी, बायर की मैम। बायर की होगी, बायर की। ठीक है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आंखें खोल कर उस चीज को डिफेक्ट समेत एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे में वो ना भी कर सकता था, वो ना भी खरीदे। इनफैक्ट अगर उसने वो डिफेक्ट देख लिया है तो उसको चाहिए कि वो सेलर के नोटिस में लेके आए, अरे ये तो आप ये कैसा सामान आप बेच रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पे चलो वो बात की बात है कि सेलर जो है बायर के साथ किसी तरह की कोई नेगोशिएशन कर ले, चलो आप कम पैसे दे दो, ये वो जो भी, मतलब वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन जब विजिबल डिफेक्ट है, आपको नजर आ रहा है एज अ बायर, तो वो उस केस में कैविएट एम्पटर की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई करेगी, वो प्रिंसिपल जो है वो फिर अप्लाई करेगा। ठीक है, और अगर वो लेटेंट डिफेक्ट की बात है, यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया लेटेंट डिफेक्ट का, तो उस केस में लेटेंट डिफेक्ट के केस में जो है वहां पे प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्पटर जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है जी, समझ गए? यस मैम। क्लियर हो गया? हाँ जी। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट बेटे यहाँ से अब हम आज का जो टॉपिक जो मेन अलग से शुरू हो रहा है टॉपिक, वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसको हम कल बात कर रहे थे प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, बीच बीच में मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन भी किया है सो दैट कि आपको पता चलता रहे। अभी भी आपको अंडरलाइन करके मैं बता दूंगी जहां पे भी लगा कि जो इम्पोर्टेंट है। और देखो अब इसमें जैसे है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में उन्होंने बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है उसको यहाँ मैंने जैसे टिक किया है, आप देखो इसको ध्यान से, कि जो द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ठीक है, द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। ये हमने कल भी पढ़ा था, है ना, कि जब सेल होती है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होती है बिटवीन टू पार्टीज फ्रॉम सेलर टू बायर, और वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है उसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स भी बोल देते हैं। ये हमने कल बात करी थी। ठीक है, और इससे क्या है कि जो सेलर है ही सीजेस टू बी द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, और बाद में जो बायर है वो ओनर बन जाता है। ठीक है, अभी हम जो ये आगे डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि कब हम ये मान के चलें या टेक्निकली या लॉफुली कब जो प्रॉपर्टी है वो पास होती है फ्रॉम सेलर टू दी बायर। ठीक है, इसमें जो सेक्शंस है बेटा वो सेक्शन 18 टू 25 ये सेक्शंस इसमें कवर होते हैं। ठीक है जी, अब इसमें इसको देखो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है। अब इसमें ना आपके वो सारे आने हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने पढ़ी थी। Primary rules for ascertaining when the property in goods passes from seller to buyer, it is first case है goods must be ascertained। जो सेक्शन 18 जो है वो आपको ये बताता है कि जो गुड्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, आपने सिलेक्ट कर लिए हो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि तब तक जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो पास नहीं होगी बायर को जब तक कि गुड्स को हमने सिलेक्ट ना कर लिया हो, असरटेन ना कर लिया हो। एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट में बी को मतलब ये दिया गया था राइट कि वो टीक ट्रीज को कट कर ले, और उसके लिए ये भी था कि उसके पहले ना जो ट्रीज के स्टम्प्स थे वो 3 इंचेस तक छोड़ देने हैं कटिंग के बाद, मतलब इतना इतना पोर्शन जो है वो छोड़ देना, ऊपर से बाकी का जो ट्री है वो काट लेना है। अब इसमें ये है कि जब तक जो है उन ट्रीज को काटा नहीं गया, अगर वो ट्रीज वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं तो तब तक हम ये मान के चलेंगे कि गुड्स को हमने स्पेसिफिक होके चुना ही नहीं है, वो सिलेक्ट ही नहीं हुई। और जब तक वो फेल डाउन नहीं किए जाएंगे तब तक जो है ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी फ्रॉम सेलर टू दी बायर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओनरशिप ट्रांसफर तब तक जब तक, ये क्यों हम लोग कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं बेटे आगे ना हमने कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करने हैं जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि अभी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई या फिर पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ और गुड्स जो हैं वो किसी तरह के एबनॉर्मल लॉस में से वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उस केस में वो नुकसान जो है वो किसका माना जाए। तो ऐसे केसेस के लिए ये वाले कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है
कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसमें गुड्स किसके हैं वो कैसे माने जाए, मतलब ओनरशिप किसकी है वो किन सर्कमस्टांसेस में समझी जाए। ठीक है, अब देखो सेकंड जो उन्होंने किया, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज फॉर सच ट्रांसफर। अब ये जो है ये है आपका बेटा सेक्शन 19 सब सेक्शन 2, ऊपर था आपका सेक्शन 18, तो ये सीरीज में चल रहा है। अब सेक्शन 19 जो है ना वो स्पेसिफिक ऑफ असर्टेन्ड गुड्स की बात करता है, जिसको हम लोगों ने चुन लिया है कि हमें ये वाले प्रोडक्ट जो है खरीदने हैं, स्पेसिफिक हो गए। तो वो तो उस टाइम पे अब टाइमिंग की बात आ गई है, उस टाइम पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर मानी जाएगी जिस टाइम पे जो पार्टीज हैं वो आपस में इंटेंशन अपनी क्लियर कर लेती हैं कि हाँ अब इस टाइम पे आज शाम 5 बजे हम ये गुड्स जो है इसकी डिलीवरी ले लेंगे। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज असरटेन्ड फ्रॉम द टर्म्स। अब इंटेंशन कहाँ से क्लियर होती है, या तो कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उन्होंने राइटिंग में तय कर लिया, या पार्टीज के अपने बिहेवियर से कि हम लोग आपस में टाइम तय कर रहे हैं, या कोई और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे ये इम्प्लाइड हो, क्लियर हो, नजर आ रहा हो कि इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, और जब इंटेंशन को आप देख नहीं पा रहे हो भी कब प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, जब क्लियर नहीं है, इन तीनों सिचुएशन से पता नहीं चल रहा, तो वहां पर फिर सेक्शन 20 टू 24 की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करेंगी डिसाइड करने में कि हम कब माने कि जो गुड्स हैं वो एक्चुअली बायर के पास चले गए हैं, मतलब कि बायर के पास उसकी ओनरशिप राइट्स जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो केस है ना वो है स्पेसिफिक गुड्स का। स्पेसिफिक गुड्स हमने कल भी पढ़े थे ना, स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, हमने क्या बात करी थी, स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, कोई एग्जांपल। identified and agree at the time of हाँ, contract जिनको of sale. आइडेंटिफाई कर लिया है हमने परचेज के लिए, है ना, वेरी गुड, शाबाश। स्पेसिफिक गुड्स हैं कि जिनको हमने चुन लिया, जैसे कल की हमने क्लिपिंग देखी थी उसमें वो कहते हैं ना कि उन्होंने जैसे वीको वजदंती चुन लिया कि उन्होंने वो लेना है, कोई भी ब्रांड, कुछ भी कोलगेट या कुछ भी, उन्होंने स्पेसिफिकली बायर के माइंड में क्लियर है कि उसने ये लेने हैं, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गए। अब वो कहते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है कि दे आर रेडी टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि प्रॉपर्टी जो है गुड्स में वो तब पास होती है जब जो गुड्स हैं दे आर रेडी टू बी डिलीवर्ड। उस टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि जो पेमेंट का जो टाइम है वो क्या है, मतलब पेमेंट का या पहले दी गई है या बाद में या जो भी है, या डिलीवरी के टाइम पे, जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आती है ना कि आपने कैश ऑन डिलीवरी करनी है या आपने प्रीपेड डिलीवरी प्रीपेड पेमेंट करनी है ना, वो सब चीजें होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो तो इट हार्डली मैटर्स कि आपकी पेमेंट का टाइम क्या रहेगा, ठीक है, या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, या हो सकता है दोनों ही पोस्टपोन हो जाएं। तो कहने का मतलब है कि जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बाउंड हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो इफेक्टिव हो गया। ठीक है, इसमें देखो आपको एक एग्जांपल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखो बेटे, लॉ में ना मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हो सकता है जो जनरल टर्म्स है ना वो समझने में थोड़ी दिक्कत आए, तो इसका तरीका ये भी होता है कि पहले एक सिंपल रीडिंग उसको दो, अगर नहीं समझ आया तो पहले फिर एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल से फिर जब आप वापस उसके ऊपर आते हो ना, स्टेटमेंट जो उन्होंने जनरल में बताया होता है, तो आपको उसमें क्लैरिटी काफी हो जाती है। ठीक है जी, अब देखो जैसे एग्जाम्पल है इसमें कि एक्स ने ना कुछ पार्टी वेयर्स सिलेक्ट किए किसी शोरूम से, और उसने ये कहा कि भी मैं डिलीवरी नेक्स्ट डे ले लूंगा। ठीक है, मतलब उसने पार्टी वेयर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, उसने पेमेंट भी कर दी होगी, तो उसने ये बोल दिया मैं ना ये सामान कल उठाऊंगा आपसे, और हो सकता है कि उसने पेमेंट ना भी की हो क्योंकि यहाँ उसने दे दिया कि ही एग्रीज टू पे नेक्स्ट वीक। सो दोनों बातें ठीक है, पेमेंट कर दी हो या पेमेंट बाद में करनी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है मैं डिलीवरी भी नेक्स्ट डे लूंगा और पेमेंट इसकी नेक्स्ट वीक करूंगा, तो ठीक है, जो शोरूम का मालिक है वो एग्री कर रहा है उसको, उनकी आपस में जो है सहमति हो गई है। अब जो पार्टी वियर्स है ना वो उनको आग लग गई उसी दिन, कुछ नॉर्मल कुछ हुआ, आग लग गई। तो इसमें फिर क्या है कि जो प्रॉपर्टी, अब आप मुझे बताओ कि आग लग गई गुड्स को, अगर आगे पेज पे नेक्स्ट जाएंगे, पहले आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो वो जो गुड्स हैं उसका जो लॉस है वो
बायर बियर करेगा कि वो सेलर बियर करेगा? ओनरशिप किसके पास है? इन दो लाइनों से क्या क्लियर होता है कि उसने सिलेक्ट कर लिया है, एग्री कर लिया है, डिलीवरी नेक्स्ट डे लेगा, पेमेंट नेक्स्ट वीक देगा। अब नुकसान हो गया उन गुड्स का। ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है कि नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? हाँ जी बेटा, प्लीज पार्टिसिपेट। हाँ जी, हरसिमरन क्लास में हो आप? मुस्कान? मैम नहीं हुई है। नहीं हुई है, चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। ये देखो बेटे, द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड ऑन टू द बायर एंड ही इज लायबल टू पे फॉर इट वेदर डिलीवरी इज टेकन और नॉट, और पेड और नॉट। अब यहाँ से क्या मतलब, कुछ मतलब चेंज हुआ इस लाइन से जो ये पड़ी है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड ऑन टू द बायर and he is liable to pay for it whether delivery is taken or not or paid or not। अब यहाँ से जो आप बोले थे कुछ उसमें वो सेम बोले आप बात की, ये कुछ और कह रहे हैं? हाँ जी बेटे, बोलो। हाँ जी, जो आपने बोला, आपने कहा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन बेटे इसको ध्यान से देखो। जब हमने ये बात बोली कि एक्स ने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया, जब आपने किसी चीज को जाके सिलेक्ट कर लिया और आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, ठीक है, और डिलीवरी के बाद भी बात भी कर ली, ठीक है, और जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं, इसका मतलब कि आप अभी भी उनको उठा सकते थे, ठीक है। तो ये जो है ये अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स का जो डिलीवरेबल स्टेट में है। ये जो फर्स्ट लाइन आ रही है ना, ये सारी इसको डिफाइन कर रही है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये बोल तो दिया कि द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, और उसमें ये इममटीरियल है। इममटीरियल मतलब कि ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बात नहीं है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि चाहे टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्ड। जब आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया तो उस केस में ये है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स स्पेसिफिक गुड्स के लिए पास ऑन हो चुकी है, और अब वो जो गुड्स हैं वो सेलर के पास बायर की अमानत हैं, और जब उसमें कोई लॉस होता है तो ये मान के चला जाएगा कि वो गुड्स तो अब बायर के ही थे, तो नुकसान हो गए, तो इसलिए ही इज लायबल टू पे फॉर इट, चाहे उसकी डिलीवरी उसने नहीं ली या चाहे उसकी पेमेंट अभी तक उसने नहीं करी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। ओके। जैसे ना मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक पर्सन ने दूसरे को कुछ, जैसे सपोज करो कोई कार सेल करी, ठीक है, अब कार में तो उसने कुछ नहीं काम करना था, डिलीवरेबल स्टेट में थी, लेकिन साथ के साथ उन्होंने कंडीशन लगा दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना, ये अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये वाली चीज जो है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब किसी भी तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाई गई हैं, जो भी आपने कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशंस एंड वारंटीज, है ना, ये वो बात है। अगर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसमें क्या होना था, जैसे कि एग्जांपल है कि जो एक्स है, सपोज करो जो एक्स है वो वाई को ना, जैसे कोई अपनी कार सेल कर रहा है, और लेकिन साथ ही साथ उसमें एक वो कंडीशन भी लगा रहा है वाई को, जो कार सेल कर रहा है, तो जो उसके साथ ही साथ वो कंडीशन ये लगा रहा है कि जो ओनरशिप है ना, ये वाई को तभी पास होगी जब वाई जो है इसके द्वारा ड्रॉ किया हुआ बिल एक्सेप्ट करेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है ना, कि एक्स जो है वो ड्रॉयर बन के बिल ड्रॉ करके देगा, और अगर वाई उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये कंडीशन इसने साथ में लगा दी है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि ठीक है भी, हाँ अब ये इन्होंने रिटर्न में दे दिया है, तो साथ ही एक्सेप्टेंस जैसे ही देगा वाई, तो जो कार है उसकी डिलीवरी उसको दे दी जाएगी। डिलीवरी का मतलब ओनरशिप दे दी जाएगी, ओनरशिप एंड पोजेशन, ठीक है, उसको पास ऑन कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो ट्रांसफर तभी होगी जब कंडीशन जो है ऑफ एक्सेप्टिंग दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज फुलफिल्ड। और अगर उस केस में अगर ये क्योंकि कंडीशन नहीं फुलफिल होता, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता तब तक जो ओनरशिप है वो ट्रांस
पढ़ रहे थे, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉपर्टी गुड साथ ही साथ ट्रांसफर हो जाती है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, उस केस में प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है कंडीशन के पूरे होने पे ही ट्रांसफर होती है। समझ आया बेटे आपको? यस हाँ मैम। जी यस केशव, मैम। समझ आया आपको? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, बट आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है मैम। हाँ जी गुंजन, हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ जी मैम, अब आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? मैम नहीं, अभी कट कट के आ रही थी ना, अभी साफ आ रही है। नहीं, आपको ये समझ आया जो मैंने अभी एग्जांपल शेयर किया था यहाँ पे, जो ये हाँ एक्स जी स्क्वायर मैम। वाई वाला? ओके हाँ जी मैम। ओके। हाँ जी केशव, आप हो क्लास में बेटा? आपको समझ आया है, पता चला? हाँ जी, पता चल रहा है जी। ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी केशव, आप कौन से स्कूल से हो बेटा? मैं एमएसपी पटियाला से हूँ जी। ओके ओके, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पटियाला से और भी कोई है तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स देना मुझे ना। ऐसे अब सबके नाम तो नहीं ऐसे याद हो रहे हैं, पर आप ये मत सोचना कि मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ। इट्स गुड के दूसरे स्कूल में बस सभी स्कूलों के बच्चे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करेंगे, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। अब ये जो केस है ना, ये है उन गुड्स के लिए जो कि स्पेसिफिक है, मतलब आपने तय कर लिए, आपने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं है, मतलब कि उनके ऊपर कुछ काम होना बाकी है। तो वो काम जब तक नहीं होगा तब तक जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो पास ऑन सेलर से बायर तक नहीं होगी। देखो इसमें भी यही लिखा है, सेक्शन 21 है इसमें जिसको कवर करता है। हम लोग 18 से शुरू हुए हैं, देखो अब ये सेक्शन 21 है। Where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof। ठीक है। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को पहले उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा, और वो चीज जो है तब तक हम उसको में प्रॉपर्टी जो है वो मानेंगे कि ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई। अब इसमें देखो जो एग्जांपल दिया हुआ ना, वो है कि जैसे वही उन्होंने ट्रीज की बात ही की है कि सेल ऑफ टिम्बर फ्रॉम ओक ट्रीज। अब उसमें क्या था, बायर ने ना पहले से ही ट्रीज जो है वो सिलेक्टेड पार्ट उनके मार्क कर दिए थे कि मुझे ना यहाँ से ये जो रिजेक्टेड पोर्शन है ना इसको रिमूव करके ही आप मुझे ट्री जो वो देंगे काट के। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्लियर होता है कि बायर को जब तक वो रिजेक्टेड पोर्शन रिमूव करके नहीं दिया जाएगा तब तक तो माना ही नहीं जाएगा कि वो सेल हुई है। अब इसका मतलब सेलर के ऊपर कुछ काम आ गया जो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बट बिफोर ही कुड डू सो ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अब हुआ क्या कि सेलर जो था उन्होंने बोला कि इसके पहले वो कुछ कर पाता तो वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया उसके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब ये कैसे समझा जाए कि जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, जो ओनरशिप है, वो बायर के गुड्स माने जाएं कि वो सेलर के माने जाएं, किसके माने जाएंगे? अभी उसने वो काम करना था, सेलर ने बायर के कहने के मुताबिक जो उसने नोटिस में लेके बताया था कि मैंने ये ट्रीज तभी लेने हैं जब आप मुझे इन ट्रीज का रिजेक्टेड पोर्शन जो है रिमूव करके दोगे, तो अभी सेलर ने वो काम करना था। तो अगर सेलर की तरफ से कोई काम करना रहता है तो उस केस में अगर उसके पहले वो सेल की उसमें वो नई पोजीशन में रहता, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ऐसे जो गुड्स हैं उसकी ओनरशिप जो है बायर के पास है कि सेलर के पास है? ये देखो, it was held that the property in goods has not passed on to the buyer, so he cannot take away the timber। मतलब तब तक आप जहां जहां भी प्रॉपर्टी इन गुड्स आता है ना, आप उसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए ना ओनरशिप वर्ड जो है उसके साथ आप रिप्लेस करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ओनरशिप जो है वो तब तक नहीं बायर के पास होगी जब तक कि उसके ऊपर काम नहीं हो जाता। अब देखो यहाँ लिखा है ना नेक्स्ट लाइन में, until the seller had severed the rejected portion। severed means separated, ठीक है। जब तक उसने rejected portion को separate नहीं किया, the goods cannot be said to be in a deliverable condition, ठीक है, to enable transfer of property therein unless otherwise agreed। delivery to buyer's premises is not to be made by the seller, ठीक है।
सो इसका मतलब है कि अगर गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है तो पहले इनको डिलीवरेबल कंडीशन में लेके आना पड़ेगा, तभी ही वो गुड्स बायर के माने जाएंगे। ठीक है, पहले जो सेलर की तरफ से जो काम ड्यू है उसको वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देनी ही पड़ेगी। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, इसमें है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। अब इसमें देखो ये क्या है कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो गुड्स जो हैं वो भी स्पेसिफिक है, मतलब सिलेक्ट कर लिए गए हैं, और वो गुड्स जो हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब कि रेडी टू बी डिलीवर्ड, बट द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, इसको ये वाली चीजें करनी पड़ेंगी, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof। इसमें आता है बेटे आपका सेक्शन 22। इतनी भारी भरकम लैंग्वेज है लॉ की, पर जब आप इसको, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इसका दूंगी ना तो आपको भी हंसी आएगी कि अच्छा ये कहना चाह रहे थे। देखो इसमें वो कहते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है, लेकिन सेलर ने उसको कम से कम उसका प्राइस जो है कैलकुलेट करने के लिए उसको मापना है या उसको तोलना है। अब आप फ्रूट लेने गए मार्केट में, वहां पे जाके आपने जो है मोल भाव किया कि भाई क्या इसका है, नेगोशिएशन की, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप गुआवा लेने गए, उसने बोला, या एप्पल्स लेने गए, उसने बोला 100 रुपीज के जी, आपने कहा ठीक ठीक लगा लो, है ना। सो सौदा तय हुआ कि वो 80 रुपीज के जी पे वो देने को तैयार हो गया जो सेलर है ना। अच्छा, अब आपने गुड्स भी चुन लिए हुए हैं, एप्पल्स भी चुन लिए हैं, तो स्पेसिफिक गुड्स हैं, आपको पता था वही लेने गए हो, और वो रेडी टू बी डिलीवर्ड भी है, किसके पास लिफाफा भी है, उसने उसमें डाल दिए, आपने लेने भी हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप ऐसे कैसे उसको पैसे दे आओगे, अंदाजे से थोड़ी दोगे, सेलर को उसको तोलना पड़ेगा ना अपनी वेइंग मशीन में कि कितने किलो आपने लिए हैं, वो 1.5 किलो है, कितने ग्राम है, उसके अकॉर्डिंग वो क्यों वे कर रहा है, ताकि जो है प्राइस पे पहुंच सके कि एक्चुअली जो प्राइस है वो बायर ने कितना पे करना है। तो इसका मतलब जब तक वो उसको वे नहीं करेगा, आप देखो समझो कि वो इधर उधर चला गया 2 मिनट के लिए सेलर के बोल के कि 1 मिनट ठहरिए मैं आता हूँ, ये छुट्टे पैसे लेके आता हूँ, या कुछ भी, या कुछ भी वो, है ना। तो आप उतनी देर तक वहीं खड़े रहेंगे ना, आपकी ये सेल थोड़ी मानी जाएगी जब तक कि वो प्राइस की सर्टनमेंट ही नहीं हुई है। अब आपको समझ आ गया कितनी सिंपल सी बात है जो आप रोजाना मार्केट में जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो, स्पेसिफिक गुड्स मतलब आप वो तय करके गए हो कि हमने ये चीज लेनी है, जैसे एप्पल्स है, गुआवा है, या कुछ इस तरह की सिंपल एग्जांपल है, और वहां पे जाके जब तक वो उसको वे नहीं करेगा, आप प्राइस तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि वो जो फ्रूट है वो आपका है। ना ही सेलर कह सकता है ये फ्रूट अब आपका हो गया। तो इसका मतलब कि ये किस केस की हम लोग क्लॉज कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट when the seller has to do something thereto in order to ascertain the price को डिटरमिन करने के लिए जब तक वो काम नहीं कर लेता, तब तक हम जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा? बड़ा सिंपल सा ये केस था, पर लॉ की लैंग्वेज में इसको अगर हम लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होके थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक दूसरा भी दिया हुआ है कि ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है क्यू के साथ कि उसको 200 बुक्स देगा। अब जो बुक्स है ना वो रैक्स में रखी हुई हैं, तो जो मतलब उसने बोला है कि ही हैज टू सिलेक्ट द टाइटल्स एंड सेपरेट देम बिफोर दे कैन बी डिलीवर्ड। अब वो बोल रहा है कि उसको जो गुड्स है ना उसको पहले उसके टाइटल्स जो है उससे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और सो दैट कि उसको अलग अलग करके फिर वो उसको डिलीवर कर सके, उसको उसके ऊपर काम करना पड़ना है थोड़ा सा। अगर फायर हो गया, गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए, तो उस केस में वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मानी जाएगी। यहाँ पे ना देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे ए का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना इसके साथ क्यू के साथ, तो यहाँ पे इन्होंने पी लिख दिया है, तो यहाँ पे ए ही आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ ए आएगा बेटा। ठीक है, इसको आप ना अपनी स्टडी मटेरियल में ठीक कर लेना। तो इसका मतलब है कि जो ए की ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी उसके ऊपर इसने कुछ काम करना था, और उस काम के बिना जो गुड प्रॉपर्टी गुड्स है वो ट्रांसफर नहीं हुई। हाँ जी, क्लियर है बेटे? हाँ जी मुस्कान।
पटियाला स्कूल से और भी है कोई बच्चे? समझ आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, आगे चले। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है बेटा अनअसर्टेन्ड गुड्स। अब जो अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं वो कौन से होते हैं? अनअसर्टेन्ड गुड्स हमने कल किया था ना, अनअसर्टेन्ड गुड्स सेक्शन 23। अनअसर्टेन गुड्स जो अभी हमने जिनको स्पेसिफाइड किया ही नहीं है, अभी हमने सिलेक्ट ही नहीं किया है ना। जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो असर्टेन्ड बन जाएंगे, ठीक है। when there is a where there is a contract for the sale of uncertain or future goods, इनको future goods भी कह देते हैं, है ना, by description and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer। अब ना मैं आपको इसमें बताऊं, ये पहले हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से ना आपको ऊपर का जो पोर्शन है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा आराम से, वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, विल एनीबडी रीड द एग्जाम्पल फॉर मी? एग्जाम्पल नजर आ रहा है बेटे आपको? यस मैम। हाँ यस जी, कौन पढ़ेगा? पढ़िए प्लीज, कोई एक जना पढ़े। यहाँ पे ना आप हॉग हेड्स की जगह पे ना बैग्स, इसको बैग्स समझ के चलिए, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए बेटा। पढ़ दी। हाँ जी, पढ़ो जी। In a sale of 20 hog heads of sugar out of a larger quantity, 4 were filled and taken away by the buyer. The remaining 16 hog heads were subsequently filled Subsequent, and the buyer was informed of the same. The buyer promised to take them away, but before he could do so, the goods were lost. Held the property had passed to the buyer at the time of the loss. हाँ जी। देखो बेटे, एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह पे आपने क्या ध्यान में रखना है, आप क्या चीज नोट कर रहे हो? ओनरशिप, ठीक है। अब देखो, अनअसर्टेन्ड जो गुड्स होते हैं उसमें पहली बात तो ये है कि वहां पे सेल नहीं होती, वहां पे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, वहां पे सेल नहीं हो सकती। क्योंकि अनअसर्टेन गुड्स जो हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा कि वो गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं, ठीक है। वो जो अभी आपके पास प्रेजेंट पोजेशन में है ही नहीं, ठीक है, वो फ्यूचर गुड्स हैं और वो गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें इस एग्जांपल से अगर हम ये देखें तो उसने बोला कि 20 बैग से शुगर के उसमें से 4 जो है वो बायर ने खुद भरा लिए और वो ले गया। बाकी के जो थे वो कहता है कि आप ना पीछे से भर के, हाँ हम मेरे लिए रख लेना। और बायर को इन्फॉर्म कर दिया गया कि हमने वो बैग जो आपके लिए भरवा के रख लिए हैं, सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब जो बायर है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं ले जाऊंगा इनको, लेकिन इससे पहले कि वो लेके जाता जो गुड्स थे वो कहीं पे खो गए, ठीक है, कोई चोरी कर गया या खो गए या जो भी नुकसान हो गया, अब वो गुड्स वहां पे नहीं है। तो उस केस में ये माना गया कि जो ओनरशिप है, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, वो बायर के पास चली गई हुई है एट द टाइम ऑफ लॉस। और इसका मतलब बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इन गुड्स की लॉस के लिए, चाहे कि उसके हाथ में वो गुड्स पहुंचे या नहीं पहुंचे। पहले मुझे ये बताओ, ये एग्जांपल समझ आ गया आपको बेटा? ये एग्जांपल पता चला है मैंने क्या बात करी है आपसे अभी? हाँ जी, प्रिया, मुस्कान, समझ आया एग्जांपल आपको बेटे? मैम एक बार रिपीट करे हो? हाँ जी बेटे, देखो इसमें मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ना कोई सेल हुई है, जैसे कि एग्रीमेंट में इन्होंने क्या किया कि कुछ पार्ट ऑफ द गुड्स जो हैं वो बायर जो है उसने अपने सामने कुछ पोर्शन जो है फिल करवाया, जैसे इसमें शुगर की बात हो रही है, चीनी की, तो वो बैग फिल कराए 4 उसने और वो ले गया। बाकी उसने 20 बैग उठाने थे, उसने बोला अभी मैं 4 उठा के ले सकता हूँ, मेरे स्कूटर पे इतनी जगह है, बाकी के जो 16 है ना वो आप जो बैग्स हैं वो आप भर के रख लेना।
अब सेलर ने वो बैग्स भर के रख दिए और बायर को बता दिया कि आपके बैग्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब बायर ने कहा ठीक है, मैं ना आज या कल में उठा ले जाऊंगा। अब जब उसने उठाने थे वो जो बैग्स हैं, दुकान में चोरी हो गई और भी सामान गया होगा, और साथ ही साथ ये वाले 16 बैग भी वहां से निकल गए। अब इसमें ये है कि अगर ये देखा जाए कि वो बैग्स किसके थे, ओनरशिप किसके पास थी, तो क्या मान के चलेंगे, वो ओनरशिप बायर के पास थी एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब वो जो 16 बैग्स का जो नुकसान है वो किसका माना जाएगा, वो बायर का माना जाएगा, सेलर का नहीं। मैं ये एग्जांपल पूछ रही हूँ, आपको ये समझ आई है जो मैंने बात अभी शेयर करी आपसे, मैम यस मैम आप यस समझ आई? अच्छा, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो हम देखते हैं, क्या ऊपर जो पैराग्राफ हमने अभी छोड़ा था ये उसमें है। देखो उसमें उन्होंने बोला है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो वर्ड एप्रोप्रिएशन है ना बेटे, ये एप्रोप्रिएशन वर्ड यहाँ भी आया, इधर भी है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि गुड्स को सिलेक्ट कर लिया गया है, आपने एक तरफ रखवा दिए हैं, कि ये बायर ने सिलेक्ट कर लिया कि ये गुड्स मेरे हैं, ठीक है, कि मैं ये वाले गुड्स लेके जाऊंगा। इसका मतलब वो गुड्स एक तरह से फिर असर्टेंड गुड्स बन गए जब उसने सिलेक्ट कर लिए, है ना। तो उसके बाद ये है कि बाद में सेलर के साथ उसने बात करी विद द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर। या तो सेलर ने वो गुड्स साइड पे रखवा दिए बायर के साथ बात करके, असेंट मतलब सहमति दे के, या फिर बायर ने साइड पे रख दिए विद द असेंट ऑफ द सेलर, उसको बता के कि ये वाले गुड्स मेरे हैं। तो इसका मतलब जब हमने गुड्स अपने लिए साइड पे रखवा दिए, उसको हमने चुन लिया, तो उस केस में जो ओनरशिप है हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉपर्टी इन गुड्स देयर अपॉन पासेस टू द बायर। तो गुड्स किसके हो गए, वो बायर के हो गए। हम लोग भी जैसे शॉप पे जाते हैं और हम लोग भी जैसे कोई गुड्स खरीदते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम ना भैया आगे जरा आगे बाजार में होके आते हैं, आप ये गुड्स ना हमारे यहाँ साइड पे रख लो, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पेमेंट हो गई होगी, इनकी आपस में जो बात है वो फाइनल हो गई हुई है, जो भी है, मतलब अब ये तय है कि ये गुड्स इनके हैं। तो वो एक ट्रस्ट की बात भी है कि वो गुड्स को जो रखवा के गया है, तो एक तरह से हम ये मान के चले कि वो सोल्ड आउट आइटम है, ठीक है। कोई और दूसरा भी आएगा ना, कहेगा कि मुझे वो वाले गुड्स दिखाओ जो वहां पड़े हैं, तो सेलर ये बोल देता है ना कि नहीं नहीं ये बिक चुके हैं, ये किसी ने ले लिए, ऐसे बोलते हैं ना वो, ये वो वाली बात हो रही है। तो सच असेंट में बी एक्सप्रेस एंड और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड। तो ये सहमति जो है वो कह के भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, और सिलेक्शन के पहले और बाद में भी हो सकती है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी from buyer to seller when the goods are unascertained, their ascertainment and unconditional appropriation to the contract are two preconditions। अब इसमें ये जो दो चीजें ना यही बेसिकली है अनसर्टेन गुड्स में, कि जब बायर ने उनको चुन लिया तो पहली बार में तो वो क्या बन गए, वो बन गए आपके असर्टेन गुड्स, ठीक है। असर्टेनमेंट हो गई गुड्स की, तो वो गुड्स क्या बन गए, असर्टेन्ड गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा है कि जो एप्रोप्रिएशन है, जो सिलेक्शन है, वो अनकंडीशनल है, मतलब आपने उसके साथ किसी भी तरह की कोई ये नहीं जोड़ी हुई कि नहीं मेरे को तो सिर्फ यही वाली चीज ही चाहिए थी, ताकि बाद में वो वाले ये ना हो कि कंडीशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन मतलब आपने सिलेक्ट करके साइड पे रखवा दिए, हाँ जी मोटा मोटा चुन लिया, ठीक है, कि हाँ इसके साथ के ना ये वाली चीजें साइड पे रखवा दूं। तो ये दो बातें हैं, ठीक है, ये दो बातें पूरी हो जाएंगी, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो साथ ही साथ सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस मैम हाँ जी। अब इसमें ये भी यस है मैम कि वो जो गुड्स है ना, जैसे नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पे डिलीवरी टू दी कैरियर। अब इसमें ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ना ये भी है कि जो सेलर है वो खुद भी गुड्स डिलीवर करने के लिए बायर के पास जा सकता है, या फिर वो थ्रू एनी एजेंट, जैसे आजकल कोरियर सर्विसेज हैं, तो उनके थ्रू भी वो गुड्स जो है वो ट्रांसमिट करवा सकता है, और टू दी कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू दी बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब डिस्पोजल क्या होता है बेटे, सेल, यहाँ पे इसका सेल लेके चलेंगे मीनिंग, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो गुड्स वो साइड पे रखवा दिए उसने, और जो सेलर ने भी चुन लिया कि ठीक है
ये बायर के गुड्स हैं, अब इसने साइड पे रखवाए हैं या उसने भेजने हैं, तो अब वो उन गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। हमने पीछे कल डिफरेंस में पढ़ा भी था, ठीक है, कि कौन से गुड्स जो है वो सेलर रीसेल कर सकता है और कौन से वो रीसेल नहीं कर सकता। तो ये वाले जो गुड्स जो साइड पे रखवा दिए गए हैं और जो स्पेसिफिक हो गए हैं, उनको रीसेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ही इज डीम्ड टू हैव एप्रोप्रिएटेड द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें ना ऊपर इन्होंने असर्टनमेंट की भी एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है। उन्होंने बोला असर्टनमेंट मतलब जो आप चुन लेते हो, स्पेसिफिसिटी बना लेते हो कि गुड्स कौन से हैं जो आपने डिस्क्रिप्शन के साथ जो मैच करते हैं। और असर्टनमेंट एक यूनिलेटरल एक्ट होता है, मतलब वन डायरेक्शनल एक्ट है सेलर का। एप्रोप्रिएशन क्या है कि आपने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये देखो ये इन्होंने डेफिनेशन लिखी है। मतलब आपको बेसिकली जो है ना अनअसर्टेन गुड्स के बारे में इतना को क्लियर होना चाहिए कि जब गुड्स अनअसर्टेन थे वो असर्टेन में कन्वर्ट हो गए, और जब आपने उसको चुन लिया और फिर आपने उसको साइड पे सिलेक्ट करवा के रख दिया, तो उस केस में वो गुड्स अगर कहीं पे नुकसाने जाते हैं तो वहां पे जो ओनरशिप है ये मान ली जाएगी कि साथ की साथ सेलर से बायर की तरफ तभी ही हो गई थी जब आपने गुड्स साइड पे रखवा लिए थे, ठीक है। तो वहां पे जो भी जो लॉस होगा वो फिर बायर का ही लॉस माना जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स इट हैज बीन ट्रांसफर टू दी बायर, ठीक है जी। आगे चले, आगे चले Yes, बेटे, ma'am. आवाज आ रही यस है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है बेटे गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये है आपका सेक्शन 24। ये टर्म आपने सुनी हुई है, कहीं ना कहीं सुनी हुई है, ऑन सेल और रिटर्न। ये टर्म आपने कहीं पे किसी क्लास में, मतलब +1 में या कहीं कि कहीं ना कहीं आपने ये सुनी है, गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अकाउंट्स में सुनी है, ये आपको हिंट दे दिया मैंने, सुनी हुई है। सुनी है कि नहीं सुनी है बच्चे? सुनिए मैम। क्या सुना इसके बारे में, फिर बताओ ना, क्या सुना, ये कौन से गुड्स होते हैं? इन गुड्स को हम सेल मानते हैं कि सेल नहीं मानते हैं, कुछ याद है? मैं आपको लगातार हिंट दे रही हूँ। मैम ये होते हैं कि जब हम बायर को देते हैं गुड्स, कि वो चेक कर सकता है उसे पसंद है या नहीं है। अगर वो ठीक है, उन्हें पसंद है तो हम इसे सेम कंसीडर कर लेंगे, नहीं तो वो रिटर्न कर सकता है। वेरी गुड, शाबाश, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, वेरी नाइस। जो बेटी देखो हमने ये ना अकाउंट्स में, अगर आपको याद हो, एक तो हम आइटम मान के चलते हैं ना जिसको हम लिखते हैं बाय सेल्स करके, है ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो ये जो ये दूसरी किस्म होती है, इनको हम सेल नहीं मान सकते क्योंकि अभी तक वो सेल है ही नहीं। फाइनल अकाउंट्स की जब आप लोग एडजस्टमेंट करते हो ना, उसमें ये वाली भी एक एडजस्टमेंट आती है, गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये मैं आपको इसलिए आपके अकाउंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करी है क्योंकि आपने ना ये पढ़ा हुआ है, तो आपको ये थोड़ा जाना पहचाना सा कंसेप्ट है, तो आपको आसान लगेगा इसको समझने में कि लॉ में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो ये है कि वो कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कि आपने गुड्स भेजे, सेलर ने गुड्स भेजे बायर को, और उसने बोला कि भैया अगर पसंद आ गए तो रख लियो, नहीं तो फिर वापस दे देना। और साथ ही साथ उसने जो है एक पीरियड दे दिया, गिवन पीरियड में, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा के लिए, जब तक तुम्हारी जिंदगी है तो तुम ये देखो कि क्या करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन सच केसेस जो ट्रांजैक्शन है वो तब तक जो है नहीं मानी जाएगी, मतलब उसको सेल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके बारे में कंफर्मेशन ना हो। तो इसका मतलब इस केस में जो प्रॉपर्टी है इन गुड्स इट स्टिल रिमेन्स विद द सेलर। तो यहाँ पे सेलर के पास ही रहेगी वो प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है कि अब होता क्या है, जब अगर गुड्स डिलीवर हो जाए बायर को ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, प्रॉपर्टी कैसे पास होती है। अब इसके कुछ कंडीशंस या कुछ केसेस आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। ए ने हो सकता है 3 डजन साड़ीज भेजी बी को ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। उसने बोला कि अगर तुम्हें पसंद आ गई तो रखना, नहीं तो 21 दिनों का मैं आपको तो टाइम दे रहा हूँ, 21 दिनों के अंदर अंदर तुम इसको वापस भेज देना, ठीक है जी, आप रिटर्न कर देना। अब क्या हुआ कि बी ने
वहां पे एक अप्रूवल अपना जो है लेटर वो भेज दिया यस कहते हुए कि नहीं मुझे पसंद है, और वो भी उसने 15 दिनों के अंदर ही काम कर दिया, ये अपना अप्रूवल भेज दिया, तो हम क्या मानेंगे कि सेल हुई? यस, सेल तो हुई। और आप मानो कब लोगे कि सेल कब हुई? सेल 15 दिनों के बाद ही आप मान लोगे कि हो गई है। ओनरशिप 15 दिनों के बाद ही ट्रांसफर मानी जाएगी, 21 दिन का कंसेप्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बायर के ऊपर छोड़ा गया था कि तुम 21 दिनों के अंदर अंदर बता देना, तो उसने 15 दिनों में डिसीजन ले लिया। तो इसका मतलब जो सेल थी, जो हमारा जो था सेल ऑन अप्रूवल, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेल इमीडिएटली आफ्टर 15 डेज, जब उसने अपना अप्रूवल दे दिया। ठीक है जी। अब इसमें ना कुछ आगे कुछ केसेस आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग, आप देखना कि कहाँ कहाँ पे जो सेल है वो सेल ऑन अप्रूवल है वो सेल में कन्वर्ट नहीं होती। अब देखो, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब इसमें ये है कि ए ने ना 25 टन सीमेंट भेजा बी को ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। उसने बोला ठीक है तुम देख लो, अगर तुम्हें चाहिए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, कि और 30 दिन का टाइम उसको दे दिया कि अगर नहीं तुम्हें पसंद। अब हुआ क्या है कि इसमें यहाँ पे तो था ना कि बी ने इस एग्जांपल में कि वो लेटर ऑफ अप्रूवल भेज रहा है, मतलब एक्सप्रेसली वो बता रहा है कि मैंने गुड्स रखने हैं। अब यहाँ पे जो बी है वो अपना आंसर ऐसे नहीं दे रहा कि हाँ मैंने रखने हैं, पर उसने किया क्या है, उसने जो सीमेंट आया था उसको यूज कर लिया। अब इसका मतलब जब उसने यूज कर लिया अपने काम में अपने प्रोजेक्ट में, तो इसका मतलब है कि वो साफ नजर आ रहा है कि सेल हो गई है। तभी तो उसने मान लिया ना, उसने ये फोन करके बोला नहीं कि हाँ मैं रखने लगा हूँ ठीक है ये वो, तो उसने सीधा ही उसको यूज किया। जब अगले ने यूज ही कर लिया तो इसका मतलब उसने खरीद लिया ना, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो साथ की साथ ही ट्रांसफर्ड समझी जाएगी। एग्जाम्पल समझ आया? इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंस पता चला क्या है? यस मैम। इस एग्जाम्पल में, ये जो हमने पहले एग्जाम्पल किया है इसमें वो पूरा अपना एक्सप्रेस फॉर्म में हाँ बोल रहा है, जो दूसरा है उसमें वो हाँ नहीं बोल रहा है, उसमें वो उसको यूज कर गया। अब जब यूज कर गया तो यूज करना मतलब हाँ कर गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है कि ए ने 20 बेल्स ऑफ कॉटन बी को भेजे ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। अब उसने कॉटन भेजा है, बी को चॉइस दी गई कि तुम 3 हफ्तों का तुम्हें टाइम देते हैं, तुम रिटर्न करना है तो कर दियो। अब बी ने क्या किया, उसने अपना अप्रूवल या रिजेक्शन कुछ नहीं बताया, हाँ या ना नहीं बोला। उसने आगे क्या किया, ये और भी क्या बोलते हैं उसको, मास्टर माइंड थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स जो थे ना वो आगे किसी और को बेच दिए। अब देखो, ये बेच सकता था गुड्स वैसे, जो भी है इसके पास गुड्स आए हैं पसंदी के लिए, तो ये जनाब ने आगे गुड्स बेच दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसने क्या मान के बेचे हैं कि गुड्स किसके हैं, उसके हैं कि ए के हैं? मैम उसने माने कि मेरे गुड्स हैं, मैं उसने आगे बेच दिए, ये मानकर भी बिल्कुल, मेरे गुड्स हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटे? मैम सानिया। कौन सी स्कूल से आप? मैम जलंधर मेरिटोरियस स्कूल में ही। ओके ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। हाँ जी। नेक्स्ट है, इसमें देखो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ध्यान से इसको समझ रहे हो, सुन रहे हो और साथ साथ इसके चल रहे हो। ठीक है, ये पता है पूछना जरूरी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं मैं तो नहीं अकेली जाग रही पढ़े जा रही और आप लोग सो गए कहीं पे। ठीक है। हाँ जी, इसमें देखो ये है कि जो बी है उसने गुड्स आगे बेच दिए। जब उसने आगे बेच दिए तो इसका मतलब है उसका आगे गुड्स को बेच देना ये भी है कि भाई मैंने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, मतलब मैंने अपना अप्रूवल दे दिया कि गुड्स मेरे हैं, उसकी वो अपनी ओनरशिप मान के ही बेच रहा है ना आगे। तो इसका मतलब है कि ये जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो साथ की साथ ही ये समझी जाए कि सेल कंप्लीट हो गई है और प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो पास ऑन हो गई है टू बी। ठीक है। हाँ, अभी देखो ये नेक्स्ट केस देखो कि अगर तो जो बायर है वो अपना सिग्निफाई नहीं करता अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, लेकिन वो रिजेक्शन का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के दौरान रिजेक्शन का नोटिस भी नहीं देता। ठीक है, और ऐसा जो कोई टाइम अगर फिक्स किया गया है, जैसे यहाँ पीछे था ना 30 डेज, ये था 3 वीक्स, ये था 21 डेज, मतलब अगर ऐसे कोई दिन फिक्स किए गए हैं और अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अगर कोई भी जवाब नहीं आया उसकी तरफ से, हाँ भी नहीं आया लेकिन ना भी नहीं आया, तो ये मान